Hi guys, welcome back to this Become English Champion YouTube channel. My name is अंकुश और आज हम एक बहुत ही एडवांस्ड लेवल की न्यूज़ रीड करेंगे और इसके अंदर लगभग 15 से 20 नए वर्ड आज मैंने ऐड करे हैं हाई लेवल के। लंबे लंबे सेंटेंसेस होंगे, लैंग्वेज बहुत ही डिफ़िकल्ट होगी, तो जिसको भी अपना दिमाग ख़राब करना है इंग्लिश के साथ, हाई लेवल के साथ, तो वीडियो को पूरा देखना। और जो लोग बिगिनर्स हैं उनके ऊपर से निकलेगा सब कुछ, इसीलिए अगर आप भी देखना चाहते हो तो जरूर देखना, आपका लेवल ही बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा एडिटोरियल है और ये इमेज में आप देख रहे होंगे बुगी मैन। आपने WWE में ये व्यक्ति देखा होगा और मैंने ये इस इमेज को क्यों यूज़ किया है तो आपको पता चल जाएगा वीडियो के बीच में पहुंचते पहुंचते। ठीक है, और ये न्यूज़ आर्टिकल या ये एडिटोरियल बुगी मैन को लेकर नहीं है, बल्कि असम के चीफ मिनिस्टर को लेकर है। इन्होंने जो रेट्रिक किया है, बयानबाजी करी है मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर, तो उससे रिलेटेड। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और बाकी जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग वीडियो को वॉच करना। अगर वे ऑफ टीचिंग पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पर 100 कमेंट करेंगे तो ही मैं आने वाली वीडियोस में आपको एडिटोरियल दूंगा, क्योंकि आप बार बार बोलते रहते हो। तो मेरा ये लास्ट एडिटोरियल है। अगर आपको पसंद आए, अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए हाई लेवल की, तो कम से कम 100 लोग जो हैं वो कमेंट करके जरूर बताना, तभी मैं अगली वीडियो दूंगा एडिटोरियल की। वरना द हिंदू न्यूज़पेपर ही आएगा, द हिंदू एडिटोरियल नहीं आएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमारा टाइटल, रेनिंग इन अ बिगेट। बिगेट का मतलब होता है कट्टरपंथी, जिसको आप चौविनिस्ट बोलते हो। ठीक है, फेनेटिक बोलते हो। और रेन इन का मतलब होता है लगाम डालना। तो रेनिंग इन अ बिगेट, कट्टरपंथी पर लगाम लगाना। याद करते हुए चलो, पहला वर्ड बिगेट। बिगेट का मतलब कट्टरपंथी, ये आपके सामने लिखा हुआ है कट्टरपंथी। ये रहे इसके सिनोनिम्स, ये रहे इसके एंटोनिम्स। एग्जाम्पल पढ़ने हैं तो ये नीचे इसके 5-5 एग्जाम्पल गिवन है। क्लियर हुआ? और ये हमारा पहला वर्ड है। ये जो एडिटोरियल वोकैबुलरी वाली पीडीएफ है, वर्ड नंबर है 442। तो आज का पहला वर्ड मैंने यही ऐड करा है, नया वर्ड है, तो याद कर लेना अच्छे से। चौविनिस्ट भी बोल सकते हो, वैसे मैंने सिनोनिम में डाला नहीं है, तो चौविनिस्ट भी डाल सकते हो। और रेन इन, घोड़े की लगाम आप कसते हो, कंट्रोल करना, लगाम लगाना, उसको बोलते हैं रेन इन। तो रेनिंग इन अ बिगेट, एक कट्टरपंथी पर लगाम लगाना। ऑन द असम चीफ मिनिस्टर्स, असम के चीफ मिनिस्टर के इंसेंडेरी रेट्रिक, तो इस पर रेट्रिक का मतलब होता है बयानबाजी। ये रेट्रिक नाउन हो गया, कैसी बयानबाजी है? इंसेंडेरी, क्या मतलब हुआ? जिसको बोलते हैं भड़काऊ। अच्छा वर्ड है इंसेंडेरी, भड़काऊ, इन्फ्लामेटरी। ठीक है, प्रोवोकेटिव, कई सारे वर्ड होते हैं। रेट्रिक नाउन, इंसेंडेरी एडजेक्टिव है, भड़काऊ बयानबाजी। तो असम के चीफ मिनिस्टर के भड़काऊ बयानबाजी पर, तो ये है हमारा टाइटल। इसके नीचे हमारी सब हेडिंग कहो या सब टाइटल कहो, द असम चीफ मिनिस्टर यूजेस, असम के मुख्यमंत्री इस्तेमाल करते हैं। सब हेडिंग है, इसलिए इसकी हिंदी पास्ट में निकाल सकते हो कि इन्होंने यूज किया। क्या यूज किया? इंसेंडेरी रेट्रिक, भड़काऊ बयानबाजी का यूज किया। क्यों किया? टू डाइवर्ट अटेंशन, ध्यान भटकाने के लिए। कहां से? फ्रॉम गवर्नेंस डेफिसिट्स, जो शासन व्यवस्था है उनमें जो कमियां हैं, डेफिसिट्स हैं, अभाव है, कमी है, तो वो जो कमियां है ना गवर्नेंस में, शासन में, तो उनसे ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने भड़काऊ बयानबाजी का इस्तेमाल किया। अब करो वर्ड मीनिंग याद। वर्ड नंबर 443, इंसेंडेरी, उकसाने वाला, भड़काऊ, आग लगाने वाला। सिनोनिम पढ़ना, आपको दिख जाएगा, और एंटोनिम्स पढ़ लेना। दूसरा वर्ड याद कर लेंगे रेट्रिक, पुराना वर्ड है हमारा ये, बयानबाजी होता है। और डाइवर्ट करना,
डाइवर्ट अटेंशन, ध्यान भटकाना। डेफिसिट्स क्या होता है, हमने बिजनेस न्यूज़ में ये वर्ड पढ़ा हुआ है, जो कमी वगैरह होती है, बजट डेफिसिट्स पढ़ा होगा आपने। तो डेफिसिट घाटा, कमी, अभाव, और इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, एंड दीज आर 5 एग्जांपल्स। नाउ गेट बैक टू द टॉपिक। तो ये था टाइटल एंड सब टाइटल। टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ये जो मैं आपको वर्ड मीनिंग का ये पीडीएफ दिखा रहा हूँ, ये एडिटोरियल वोकैबुलरी का है। और ये सारी पीडीएफ मेरी जितनी भी हैं, जिसमें लगभग मैंने 5000 के आसपास वर्ड कवर किए हुए हैं, और ये सारी की सारी पीडीएफ्स मेरे कोर्स के अंदर ही ऐड होंगी। अगर आपको मिस नहीं करना है एक इंग्लिश का अच्छा लेवल, जहाँ से आप ग्रामर वोकैबुलरी वगैरह सीख सकते हो, तो आप लोग डेफिनेटली मेरे कोर्स को ज्वाइन करना। और लाइफ टाइम कोर्स ज्वाइन करना हो सके तो, बिकॉज 1 साल इनफ नहीं होता। तो 1 टाइम फी रहेगा 5000 का, और उसमें लाइफ टाइम तक मैं जो भी डालूंगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको दूंगा, और आप वहाँ से सीखते चले जाना। ठीक है, आप पढ़ो, आपका फैमिली भी पढ़ सकती हैं, तो जैसा आपको ठीक लगे। बाकी जो 1 ईयर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कंटेंट दोनों का सेम रहेगा, बट लाइफ टाइम में मैं इन फ्यूचर बहुत चीज़ें ऐड करूँगा जो 1 ईयर में नहीं होगा। ठीक है, तो 1 ईयर भी वैसे कम नहीं है, उसमें भी बहुत कुछ है, सारी इंग्लिश ही कवर की है। लाइफ टाइम में सिर्फ वोकैबुलरी और ज़्यादा ऐड होगी विद वीडियोस। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक, छोटा सा ही है, और दूसरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो वीडियो को पॉज करके एक बार हिंदी निकालने की कोशिश जरूर करना। ठीक है, हम रीड करते हैं। असम इज अमंग द स्टेट्स। असम राज्यों में से है। कौन से राज्य? स्केड्यूल्ड टू होल्ड असेंबली इलेक्शंस, जहां पर विधानसभा चुनाव होना निर्धारित है। स्केड्यूल्ड मतलब निर्धारित, और यहाँ पे होल्ड असेंबली इलेक्शंस मतलब विधानसभा चुनाव का होना। तो असम उन राज्यों में से है। कौन से राज्य? जहां पर विधानसभा चुनाव होने निर्धारित है। इन द मंथ्स अहेड, आने वाले महीनों में। अमंग हमारी यहाँ पे प्रेपोजिशन है, और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दी इज। तो ये हमारा सिंपल नाउन एडजेक्टिव प्रेपोजिशन का लेसन, और लेसन नंबर है 45 इन वर्कबुक पार्ट 1। सेकेंड सेंटेंस, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यहाँ पे असम की बात हो रही है। तो ये जो असम है, इज ऑल्सो वन ऑफ इंडियाज लैगार्ड्स, भारत के जो पिछड़े राज्य हैं, तो उनमें से ये एक भी है। इसको समझो पहले। लैगार्ड्स कौन होते हैं? जो बड़ी धीरे धीरे से प्रगति करते हैं, जो पिछड़े होते हैं। ये व्यक्ति भी हो सकते हैं। हम यहाँ पे स्टेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लैगार्ड्स स्टेट के लिए यूज किया है। ठीक है, ऐसे इंडिया के स्टेट्स जो पिछड़े हुए स्टेट्स हैं, ठीक है, उसके लिए बोल दिया इंडियाज लैगार्ड्स। तो भारत के जो पिछड़े राज्य हैं, तो उनमें से एक है। कौन? ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी कि असम। किस वजह से कह रहे हैं? इन मैनी क्रिटिकल सोशो इकोनॉमिक मार्कर्स। मार्कर्स मतलब संकेतक, मतलब जो इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको किसी चीज के बारे में बताते हैं, हिंदी में संकेतक बोल देते हैं। सोशो जो है सोसाइटी से बना, सामाजिक, इकोनॉमिक अर्थशास्त्र से बना है, यानी कि आर्थिक। तो सामाजिक आर्थिक जो संकेतक है, और कैसे संकेतक है? क्रिटिकल है, मतलब अति महत्वपूर्ण है। और कितने हैं? मैनी, कई है। तो कह रहे हैं कई या बहुत सारे अति महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक संकेतकों में भारत के जो पिछड़े राज्य हैं, तो उनमें से ये भी एक है। अब आओ वर्ड पर। ये है हमारा वर्ड नंबर 445, लैगार्ड्स। आपने एक वर्ड पढ़ी होगी, लैग बिहाइंड, पीछे रह जाना। और कई चीजें होती हैं वो लैग करती हैं। ठीक है, कंप्यूटर आपका लैग कर रहा है, ठीक है, वो धीरे धीरे काम कर रहा है, तो ऐसे लैगार्ड्स, इससे याद रख सकते हो, पीछे रह जाने वाले लोग। जरूरी नहीं है कि लोग ही होते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ता है। जैसे अभी हमारा असम की बात हो रही है स्टेट की, तो स्टेट के लिए यूज किया है। तो पीछे रह जाने वाले राज्य, और यहाँ पे लोग लिखा है। ठीक है, धीमी प्रगति करने वाले या सुस्त व्यक्ति या समूह। तो ये वर्ड आप याद कर लेंगे, ये पहली बार आ रहे हैं, और मेरी वीडियोस को देखते चले जाना। ये वर्ड्स जब रिपीट होने लगेंगे, 4-5 बार रिपीट हो जाएंगे, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगे। तो कई क्रिटिकल सोशो इकोनॉमिक संकेतकों में भारत के जो पिछड़े स्टेट्स हैं, उनमें से ये भी एक है। फिर हाइफन डाल के बता रहे हैं भी किस तरह से। तो ये जो आपने स्टेटमेंट दिए, इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कह रहे हैं किस वे में?
कह रहे हैं इट्स HDI जो इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसमें, पर कैपिटा इनकम में, गेनफुल इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट नंबर, तो इस चीज़ में तो मतलब फलदायी या फायदेमंद इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट का जो नंबर होता है, आंकड़ा होता है, एंड एनरोलमेंट रेट्स और जो नामांकन के रेट्स हैं, मतलब कितने लोग एनरोल कर रहे हैं और किसमें, इन हायर एजुकेशन में। तो इन सब में कह रहे हैं ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो संकेतक है, आर लोअर देन द नेशनल एवरेज, जो राष्ट्रीय औसत है, नेशनल एवरेज है, उनसे कम है, तो इन सब में वो पिछड़ रहा है, ठीक है। वाइल, जबकि इट हैज़ मैनी पुअर हेल्थ इंडिकेटर्स, तो इसके बहुत सारे कैसे इंडिकेटर्स है, संकेतक है, मतलब स्वस्थ संकेतक कैसे हैं, बड़े खराब है। इन शॉर्ट असम की हेल्थ कंडीशन जो है, हेल्थ बताने वाली इंडिकेटर्स वहाँ के खराबी बता रहे हैं, ठीक, सिंपल इंग्लिश है। तो ये यहाँ पे ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्रिटिकल इज महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, सोशो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक, मार्कर्स हो गए संकेतक, आपको जो संकेत दे रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे इंडिकेटर्स दे रखा है, मार्कर का सिनोनिम है। वाइल मतलब है जबकि। नेक्स्ट देखो, एनी पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ सच अ स्टेट, सच अ स्टेट मतलब ऐसे राज्य, ऑफ मतलब काकी के, एनी इज कोई, पॉलिटिकल इज राजनीतिक, लीडरशिप मतलब नेतृत्व, यहाँ पे लीडरशिप एक सरकार भी हो सकती है, गवर्नमेंट, या फिर एक व्यक्ति भी हो सकता है, शासक, ठीक है। तो कोई भी राजनीतिक नेतृत्व किसका, ऑफ सच अ स्टेट, ऐसे राज्य का, वुड फेस, वो सामना करेगा, ये वुड हम विल लगा सकते थे, बट ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, काल्पनिक है, इसलिए विल की जगह वुड लगाया, और फेस मतलब सामना करना, और ये हमारा लीडरशिप, ये सारा सब्जेक्ट, ठीक है। ये पूरा ही सब्जेक्ट है वैसे, बट इसमें भी अगर ध्यान से देखोगे तो लीडरशिप की बात हो रही है, ठीक है। तो कोई भी राजनीतिक नेतृत्व यानी कि सरकार या कोई भी शासक ऐसे राज्य का, तो उसे सामना करना होगा, वो सामना करेगा किसका, अ क्लियर एंड फंडामेंटल चॉइस का, एक स्पष्ट और बुनियादी चुनाव का, तो इस चीज का सामना करना पड़ेगा इन गवर्नेंस, शासन में। अब ये तो रही इसकी हिंदी, लेकिन मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आया होगा इसका मतलब क्या, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक। मतलब ये, अब असम कैसा स्टेट आपको पता ही है, अब वहाँ पे जो भी सरकार होगी, वहाँ का जो भी शासक होगा, तो उसके लिए इस टाइम पर जबकि इलेक्शन होने वाले हैं, वहाँ पे असेंबली वाले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे टाइम पे कह रहे हैं इनको क्लियर और फंडामेंटल चॉइस लेनी पड़ेगी, मतलब बिल्कुल सही फैसला करना पड़ेगा ऐसे टाइम पे, और किसमें, गवर्नेंस में, शासन में, ये मतलब है। तो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको समझना होता है। मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मेरा काम है आपको इंग्लिश एक्सप्लेन करना, एग्जैक्ट हिंदी बताना, रूल कैसे लग रहा है, वोकैबुलरी उसका मतलब क्या है, लेकिन ये जो कॉन्टेक्स्ट समझना होता है ना, ये आपको कोई भी नहीं सिखा सकता है, जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपकी जो कॉन्टेक्चुअल नॉलेज है वो बढ़ेगी, नहीं तो समझ नहीं पाओगे, इट्स अ फैक्ट। आगे देखो, वन पाथ वुड बी, पहला पाथ होगा, अब यहाँ पे वुड अगेन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, बी मतलब होना, और वन पाथ एक रास्ता, एक पथ सब्जेक्ट, तो एक पाथ होगा टू आइडेंटिफाई, पहचानना, सिस्टमैटिक लेकुनाई, लेकुनाई अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है जो भी कमी वगैरह होती है, गैप वगैरह होते हैं, ये वर्ड पहले आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो ऊपर से जाएगा। यहाँ पे देखो आपके सामने, लेकुनाई, लेकुनी भी बोलते हैं इसको, लेकुने भी बोल देते हैं, लेकुनाई भी बोल देते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन तीनों तरह से की जाती है। लेकुनाई मतलब हो जाता है खामियां, कमी, रिक्त स्थान, जिसको आप वॉइड बोलते हो, ये लिखा ही हुआ वैसे मैंने। तो जो सिस्टमैटिक लेकुनाई है, मतलब जो सिस्टम में जो गड़बड़ियां हैं, जो कमियां हैं, तो इनको पहचानना, तो ये क्या होगा, पहला रास्ता, इसको कर लो याद। एंड और क्या होगा, ब्रिज गैप्स, जो गैप्स हैं उनको कम करना, किसमें, इन हेल्थ में, एजुकेशन में, इनकम में एंड एम्प्लॉयमेंट में, फॉर एवरी सिटीजन, हर नागरिक के लिए। फिर कोमा डाल के बता रहे हैं भी क्यों, कह रहे हैं अर्निंग द गुडविल ऑफ द इलेक्टोरेट, जो इलेक्टोरेट है, मतदाता, वोटर्स, वोट डालने वाले, इनका जो गुडविल है, जिसको आप सद्भावना बोलते हो, या फिर यहाँ पे आप विश्वास कह सकते हो, ठीक है। सो मतदाताओं का जो विश्वास है, गुडविल है, तो उसको अर्न करने के लिए, मतलब भरोसा जीतने के लिए इलेक्टर्स का, तो इनको पहला क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है सिस्टमैटिक जो भी कमियां है, और फिर गैप को कम करना है इन सारी चीजों में। एंड और
तो एक तो ये करना है, इलेक्टोरेट का मतलब जो विश्वास है तो वो हासिल करना है इस चीज़ के लिए, या फिर कह सकते हो ताकि ये किया जा सके। या सीकिंग कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन मतलब जारी रहना, सीक मतलब मांग करना, खोजना, ठीक है। तो सीक कंटिन्यूएशन, भाई ये मांग कर रहे हैं कि इनको जारी रहने का मौका दो, ठीक है। इन ऑफिस, ऑफिस का मतलब है पावर में, यहाँ पे कोई दफ्तर नहीं है, पावर में। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ परफॉर्मेंस, प्रदर्शन की बल पे, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मतलब के बल पर, किसके बल पे, परफॉर्मेंस। अब ये तो रही नॉर्मल, अब मैं आपको पहले इसके एग्जैक्ट वो बता देता हूँ ग्रामेटिकल रूल्स, फिर आपको एग्जैक्ट हिंदी बताऊंगा। पहले देखो, विल बी टू, ये हमारा लेसन है, इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, फ्यूचर में विल बी टू, और विल का हमने क्या कर दिया, वुड बी टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वन पाथ सब्जेक्ट। याद आ गया। तो पहला रास्ता होगा पहचान करना, सिस्टमैटिक जो कमियां है इनकी पहचान करना। फिर ब्रिज गैप, जो गैप है उनको कम करना, किस में, हेल्थ में, एजुकेशन में, इनकम में और एम्प्लॉयमेंट में। किसके लिए, हर नागरिक के लिए। क्यों करेंगे वो ऐसा, कह रहे हैं अर्निंग द गुडविल ऑफ द इलेक्टोरेट, मतदाताओं का विश्वास जीतने के लिए। ये देखो, सीक कंटिन्यूएशन मतलब होता है जारी रखने की कोशिश करना, निरंतरता चाहना, आगे भी जारी रखने का अनुरोध करना। तो ये यही तो चाह रहे हैं। मैं आपको अगर इसको थोड़ा सा ब्रेक करूँ ना, ध्यान से देखना, ये एक कह रहे हैं कि सही फैसले लेने पड़ेंगे। ये फैसला है किसके द्वारा, सीएम के द्वारा, क्योंकि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। तो एक रास्ता ये अपनाएंगे और दूसरा रास्ता ये, तो ये दो रास्ते हैं इनके पास। अभी जो हम बात कर रहे हैं ना वो वन पाथ की हो रही है, इस रास्ते की बात हो रही है। तो ये रास्ता क्या है, सही से क्लियर और फंडामेंटल चॉइस मतलब फैसला लेना है गवर्नेंस में, और उसके लिए पहले सिस्टमैटिक जो लेकुनाए ये आइडेंटिफाई करना है। फिर गैप को कम करना है, और क्यों करना है, ताकि गुडविल जो है इलेक्टोरेट की वो हासिल हो सके, और जो ये जो चाह रहे हैं इनकी जो इच्छा है जारी रखने की अपने आप को पावर में और परफॉर्मेंस के दम पे। तो एक ये तरीका है, ठीक। दूसरा, द ऑल्टरनेटिव पाथ, जो दूसरा रास्ता है, इज मोर इंसीडियस, ये ज्यादा इंसीडियस है। इंसीडियस क्या होता है, ये भी अच्छा वर्ड है, जिसको आप वो बोलते हैं ना कपटपूर्ण, बोलते हैं ना ये व्यक्ति बड़ा कपटी है, छली है, ठीक है, छलिया, ऐसी ये बड़ा कपटपूर्ण है। तो ये वाला, तो दो रास्ते मैंने आपको कहे। पहला रास्ता क्या था कि आप सही से आइडेंटिफाई करें जो भी कमियां हैं, गैप को कम करें ताकि उनका विश्वास जीता जा सके और खुद पावर में लगातार रह सके। अब आता है दूसरा तरीका। तो दूसरा तरीका क्या कह रहे हैं, ज्यादा कपटपूर्ण है, मतलब इसमें ज्यादा छल है, इसमें आपको ज्यादा नाटकबाजी करनी पड़ेगी। अभी इसमें आओ वर्ड मीनिंग पे। पहले इंसीडियस मतलब हो गया कपटी या धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने वाला। कोई भी चीज होती है जो अभी आपको लग रहा है कि सही है, जैसे आप सिगरेट पी रहे हो, आपको लग रहा है यार कुछ नहीं हो रहा, मैंने 10 पी ली, मेरे को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, लेकिन ये धीरे धीरे आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो जो धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने वाली चीज होती है ना, तो उसको बोल दिया गया इंसीडियस, कपटी या कपटपूर्ण। तो ये है आपका दूसरा पाथ, ठीक है। फिर हाइफन डालकर, ये हाइफन डालकर अब ये तरीका बता रहे हैं किस तरह से कपटपूर्ण है ये, किस तरह से छलिया है ये। कह रहे हैं द क्रिएशन ऑफ बुगीमैन। अब ये बुगीमैन आ गया, ये वर्ड देखो बुगीमैन, ये जो मैंने इमेज लगाई ना ये बुगीमैन की, अब आप इससे लिंक कर पाओगे वर्ड। तो ये बुगीमैन होता क्या है, एक तरह का इमेजिनरी डर होता है, इमेजिनरी व्यक्ति होता है, या फिर कोई राक्षस होता है, ठीक है, जिसको क्रिएट किया जाता है। अब ये कोई राक्षस तो है नहीं, ये तो व्यक्ति है ना, लेकिन खुद को कैसा दिखा रहा है कि मैं राक्षस हूँ, तो ऐसे व्यक्ति को बुगीमैन बोला गया। तो यहाँ पर देखो, द क्रिएशन ऑफ बुगीमैन, आप इन शॉर्ट राक्षस कह लो, ठीक है, काल्पनिक राक्षस। द क्रिएशन मतलब किस तरह से ज्यादा कपटपूर्ण है, कह रहे हैं ये जो बुगीमैन है, ये जो राक्षस है, तो इनको बनाना पड़ेगा थ्रू इमेजिनरी एनिमीज, काल्पनिक दुश्मनों के माध्यम से। एंड और क्या करना पड़ेगा, द स्टीरियोटाइपिंग ऑफ एंटायर कम्युनिटी, और जो पूरी की पूरा कम्युनिटी है, पूरा का पूरा समुदाय है, संप्रदाय जो भी है, तो इनको स्टीरियोटाइप करना होगा।
स्टीरियोटाइप का मतलब क्या हो जाता है, जिसको आप रूढ़िबद्ध बोलते हो। तो बूगीमैन मतलब हो गया काल्पनिक डर। अकेला डर ही नहीं होता है, व्यक्ति भी हो सकता है जो काल्पनिक हो, राक्षस भी आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो झूठा खतरा, डराने के लिए बनाई गई काल्पनिक चीज या व्यक्ति। तो ये जो ये दे रखा है ना, इसको अच्छे से पढ़ लो। तो ये बूगीमैन WWE में डराने के लिए खुद को क्या बना रहा है, ठीक है। तो डराने के लिए बनाई गई कल्पित चीज मतलब इमेजिनरी चीज या व्यक्ति। ये रहे इसके कुछ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड एग्जांपल्स। और दूसरा वर्ड है हमारा 450 स्टीरियोटाइप, मतलब होता है रूढ़ छवि, रूढ़िबद्ध, पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा। जैसे अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो जैसे जब मुस्लिम्स का नाम आता है तो एक ही चीज हमारे दिमाग में आती है और ये फैक्ट है, और वो क्या है, टेररिज्म, आतंकवाद, बॉम्ब ब्लास्ट, यही सारा आता है ना मुस्लिम को दिमाग में आते ही, या फिर जो भी जिहाद वगैरह है, यही होता है ना। तो इसको स्टीरियोटाइप कहेंगे, मतलब हमने पहले से ऐसी धारणा बना ली है, स्टीरियोटाइप। तो रूढ़िबद्ध, रूढ़ी छवि, तो पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा, किसी समूह के बारे में तयशुदा सामान्य धारणा। तो मैंने आपको बता दिया, मुस्लिम को देखते ही टेररिज्म याद आता है, तो हम स्टीरियोटाइप हैं, ठीक है, रूढ़िबद्ध। तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा द क्रिएशन ऑफ बुगीमैन, जो ये काल्पनिक डर है, काल्पनिक व्यक्ति है, डराने के लिए जो व्यक्ति है उसका क्रिएशन करना, किस तरह से, काल्पनिक एनिमीज के माध्यम से, और पूरी की पूरी कम्युनिटी को स्टीरियोटाइप करना मतलब रूढ़िबद्ध करना। तो ये दूसरा तरीका थोड़ा सा इंसीडियस है, कपटपूर्ण है। नाउ नेक्स्ट, बाय डूइंग सो, ऐसा करके, डेमागोग्स सीक टू बाईपास द हार्ड वर्क ऑफ गवर्नेंस। ये जो डेमागोग है, डेमागोग अगेन अच्छा वर्ड है, देखो कितने हैवी वर्ड आ रहे हैं पर इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डेमागोग एक व्यक्ति होता है, पॉलिटिशियन कह लो, जो लोगों को चापलूसी कर करके उनका सपोर्ट हासिल करता है। लोक लुभावन नेता, ठीक है, लोक लुभावन नेता, जो लोगों को लुभा ले ताकि उनका सपोर्ट मिल जाए। अब ये असम का वो क्या कर रहा है, असम के लोगों को लुभाने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ भड़का रहा है ताकि इसको सपोर्ट मिले। तो ऐसे नेता को क्या बोलेंगे, डेमागोग। तो डेमागोग्स जो है, ऐसे नेता जो होते हैं, तो सीक टू बाईपास, ये दरकिनार करने की कोशिश करते हैं। सीक मतलब मांगना, खोज करना, कोशिश करना, एंड सीक टू बाईपास इज दरकिनार करना। टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ऐसा करके, मतलब ये जो दो ऊपर तरीके बताए, तो ऐसा करके ये जो भी लोक लुभावन नेता है, ये दरकिनार करने की कोशिश करते हैं, मतलब इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, किसको, द हार्ड वर्क ऑफ गवर्नेंस, शासन के कठोर वर्क को, ठीक है। किस तरह से, कोमा डाल के आगे बता रहे हैं, इंसाइटिंग द इलेक्टोरेट, ये जो इलेक्टोरेट है, मतदाता, इनको इंसाइट करके, भड़काकर, थ्रू पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण के माध्यम से। अब ध्रुवीकरण क्या होता है, +1 +2 में आपने पढ़ा होगा, पूरे चैप्टर्स होते हैं, हिंदी में ध्रुवीकरण बोल दिया, मतलब अलग अलग कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो नहीं पता तो देख लेना, ठीक है, मैं कोई पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो इंसाइट करके, भड़का कर, इलेक्टोरेट्स, मतदाताओं को ध्रुवीकरण के माध्यम से, एंड एंश्योरिंग, और सुनिश्चित करके, दैट की पॉलिटिकल डिस्कर्स, डिस्कर्स का मतलब आता है विचार विमर्श, पॉलिटिकल इज राजनीतिक। तो कह रहे हैं सुनिश्चित करके कि जो राजनीतिक विचार विमर्श है, रिमेन्स माइल्ड, वो फंसा हुआ रहे, इन किसमें, कम्युनल डिवीजन में, ये जो सांप्रदायिक विभाजन है इसमें। सिंपल, कम्युनल डिवीजन हो गया, सांप्रदायिक विभाजन। रिमेन मायर्ड, मायर क्या होता है, कीचड़, एंड रिमेन मायर, मायर्ड मतलब हो गया कीचड़ में फंसे रहना, यानी कि कंफ्यूज्ड रहना, स्केप्टिकल रहना, डाउटफुल रहना। और डिस्कर्स हो गया विचार विमर्श, और पॉलिटिकल इज राजनीतिक। तो ये सब्जेक्ट हो गया, रिमेन मायर्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब मतलब निकालो, बाय डूइंग सो, ऐसा करके, जो लोक लुभावन नेता है वो गवर्नेंस के हार्ड वर्क को दरकिनार करने की कोशिश करते हैं, इलेक्टोरेट को भड़काकर, ध्रुवीकरण के माध्यम से, और सुनिश्चित करके कि जो पॉलिटिकल डिस्कर्स है, मतलब राजनीतिक विचार विमर्श है, तो वो फंसा हुआ ही रहे इसमें, कम्युनल डिवीजन में। और सिंपल भाषा में कहें तो जो पॉलिटिकल जो डिस्कशंस होते हैं
ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, वो चाहते हैं सॉल्व ही ना हो, वो ऐसे ही फंसे रहे। दे वांट देम टू रिमेन मायर्ड। और बाकी सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्वा शर्मा ऑफ द बीजेपी। तो बीजेपी के असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्वा शर्मा है। हैज चूजन, इन्होंने चुना है, द लैटर पाथ, बाद वाला पाथ। मैंने आपको दो वर्ड बताए थे, फॉर्मर एंड लैटर। फॉर्मर क्या था, पहले वाला, और लेटर क्या होता है, बाद वाला। पहला मैंने आपको कहा, ये दो रास्ते बताए थे ना ऊपर, ये वाला पहला रास्ता और ये दूसरा रास्ता। पहला रास्ता जो था उसकी वजह इसने ये जो इंसीडियस पाथ है इसको चुना, जो कपटपूर्ण पाथ है, तो इसको चुना, इसलिए हमने लेटर यूज किया यहाँ पे, लेटर पाथ। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, तो इन्होंने बाद वाला रास्ता चुना। किस तरह से चुना है, कोमा डाल के मैनर बता रहे हैं। तो कोमा डाल के जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है, तो मैंने आपको बताया था कॉज एंड इफेक्ट होता है। इफेक्ट आईएनजी लगा के बताते हैं, या फिर इफेक्ट नहीं है तो वो मैनर होता है कि वो काम किस वे से हो रहा है। तो इन्होंने बाद वाला रास्ता चुना है, किस तरह से, डिप्लॉइंग इंसेंडेरी रेट्रिक। डिप्लॉय मतलब तैनात करना, इंसेंडरी मतलब क्या था, और जो जिसको इन्फ्लेमेटरी बोलते हैं, भड़काऊ, और रेट्रिक बयानबाजी। तो बयानबाजी जो है, भड़काऊ बयानबाजी को यूज करते हुए, डिप्लॉइंग इंसेंडेरी रेट्रिक, बयानबाजी जो है भड़काऊ, उसको डिप्लॉय करते हुए, उसको यूज करते हुए। और कैसी रेट्रिक, दैट टारगेट्स, जो निशाना बनाती हो, किसको, बंगाली ओरिजिन मुस्लिम कम्युनिटी को, जो बंगाल ओरिजिन वाले मुस्लिम कम्युनिटी है इनको। दैट या रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया रेट्रिक के लिए। दैट सिंगल सब्जेक्ट भी है, टारगेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो इन महाशय जी ने रास्ता चुना है बाद वाला, किस तरह से, यूज करते हुए भड़काऊ बयान को जो निशाना बनाता है बंगाली ओरिजिन मुस्लिम कम्युनिटी को। फिर कोमा डाल के आगे बता रहे हैं, और किस तरह से, फ्रेमिंग इट, इसे बताकर, एज किस रूप में बताकर, अ डेमोग्राफिक थ्रेट। डेमो मतलब लोग, ठीक है, ग्राफिक यानी कि जनसांख्यिक, मतलब लोगों से संबंधित। तो लोगों से संबंधित जो थ्रेट है, खतरा है, तो इस तरह से इसको फ्रेम करके, बताकर या बताते हुए। एंड और क्या बताते हुए, अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, और जीवन और मृत्यु का मुद्दा। तो इसको इस तरह से फ्रेम करते हुए, बताते हुए, तो इसने ये चुना है। और किसके लिए ये मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ है, फॉर द इंडिजिनस पॉपुलेशन। अगेन बहुत प्यारा वर्ड है, इंडिजिनस। मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले, 3 दिन पहले, नहीं 3 नहीं 4 दिन पहले एक वीडियो दिया था 15 से 20 मिनट का, उसमें 3 वर्ड बताए थे, इंडिजिनस, इंजीनियस और इनजेनुअस। आज आपके सामने देखो ये वर्ड फिर से आ गया। ये पावर है मेरी वोकैबुलरी की, बट आप करते नहीं हो, आपको वही पैसे बचाने हैं। भैया मैं इतना मेहनत करके इतना वीडियोस बनाया है, तो अगर मैं 700-800 रुपया ले भी लेता हूँ अपनी मेहनत का, और वो भी मेरे पास नहीं आता, 18% जीएसटी आता है, इनकम टैक्स है, ऐप बनाने वालों को देना है, वीडियो के सॉफ्टवेयर को देना है, लैपटॉप खराब होते हैं, कितना खर्चा आता है, तो मेरे पास उसमें से 300-350 रुपया बचता है। इतना मैं डिजर्व भी करता हूँ, वैसे तो बहुत ज़्यादा करता हूँ, बट स्टिल वही बात है, आप सीखते नहीं हो पैसे बचाने, बट आप ये नहीं सोच रहे वो 700-800 रुपये की नॉलेज आपको क्या लायक बना देगी, राइट। लॉन्ग टर्म सोचा करो। तो वापस आओ, तो इन्होंने चूज किया है बाद वाला पाथ, यूज करते हुए भड़काऊ बयान को जो टारगेट करता है बंगाली ओरिजिन मुस्लिम कम्युनिटी को, और इसे बताते हुए जनसांख्यिक खतरा और जीवन और मृत्यु का एक मुद्दा, किसके लिए, जो इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी पॉपुलेशन है इनके लिए। एंड एस्केलेटिंग, और बढ़ाते हुए इसे, टू कहाँ तक, टू बता रहा है यहाँ तक, ठीक है। एस्केलेट टू समथिंग मतलब सम प्लेस, मतलब किसी लेवल तक बढ़ा देना, और बढ़ाते हुए इसे मतलब इसी, ये जो इनका तरीका है, तो इसको बढ़ाते हुए, कहाँ तक बढ़ाते हुए, व्हाट कैन बी डिस्क्राइब्ड, जिसे वर्णन किया जा सकता है, जिसे बताया जा सकता है। तो कैन का पैसिव कैन बी, डिस्क्राइब इज वर्णन करना, बताना, वट यहाँ ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो व्हाट कैन बी डिस्क्राइब, जिसे बताया जा सकता है, एज के रूप में, किस रूप में, कॉल्स फॉर इकोनॉमिक परसिक्यूशन। कॉल्स मतलब आह्वान, किस चीज का आह्वान, किस चीज की डिमांड, आर्थिक उत्पीड़न की। मतलब मैं आपको इस तरह से भड़का दूं कि आप ऐसा कहने लग जाओ कि भाई हमारे साथ तो आर्थिक उत्पीड़न हो रहा है। आर्थिक मतलब समझ रहे हो,
मॉनेटरी उत्पीड़न, पैसे से रिलेटेड आपको परेशान किया जा रहा है, उसको बोला गया है इकोनॉमिक परसिक्यूशन। परसिक्यूशन है ये, प्रोसिक्यूशन नहीं है, प्रोसिक्यूशन अलग चीज है, परसिक्यूशन है मतलब उत्पीड़न, जो आपको सताया जाता है। तो इकोनॉमिक परसिक्यूशन, पैसे से रिलेटेड उत्पीड़न, और कॉल्स मतलब आह्वान करना। अगर मैं नेता हूं, मैं आपको इस तरह से भड़काऊं, मतलब आपको इस तरह से परेशान कर दूं, आपको पैसे ही ना मिले, और फिर आप क्या नारेबाजी शुरू कर दोगे ना कुछ तो करोगे, परेशान हो जाओगे, तो वही लेवल की बात की जा रही है, ठीक है। तो कह रहे हैं एस्केलेटिंग टू, इसको पहुंचाकर, स्पीड अप करके कहाँ तक, कह रहे हैं जिसको वर्णन किया जा सकता है ये लेवल तक। कौन सा लेवल? जहाँ पे आप आर्थिक उत्पीड़न के लिए आह्वान करें, जहाँ पे ये काम स्टार्ट हो जाए, आप बोलने लग जाए हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है, ठीक है, और इकोनॉमिक प्रोसिक्यूशन हो रहा है, इकोनॉमिक हरासमेंट हो रही है, तो इस लेवल तक एस्केलेट करके। तो यहाँ पे 3 चीजों की बात हुई है। चूजन द लेटर पाथ, बाद वाला पाथ चुना, दूसरा रास्ता चुना। किस तरह से चुना है? 3 तरीके बताए गए हैं, तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ साथ में। कह रहे हैं पहला डिप्लॉय करके इंसेंडरी रेटरिक, भड़काऊ बयान, एक ये इन्होंने किया। फिर फ्रेम किया इसे, मतलब इस कम्युनिटी को बताया, बताते हुए क्या बताया, डेमोग्राफिक थ्रेट है और मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ है, किसके लिए, जो स्वदेशी पॉपुलेशन है इनके लिए। तीसरा बताया इसको उस लेवल तक पहुंचाते हुए, कहाँ तक, जिसको डिस्क्राइब किया जा सकता है आर्थिक उत्पीड़न के आह्वान तक, ठीक है। तो ये मतलब है। और ये देखो कॉलन, ये सॉरी हाइफन डाल के ये जो बात बताई है ना, ये वाली जो तीसरी है, इसके बारे में बता रहे हैं भी, और इलेबोरेट कर रहे हैं किस वे से इकोनॉमिक परसिक्यूशन है, किस तरह से पैसे से रिलेटेड उत्पीड़न या सताया जा रहा है। कह रहे हैं अर्जिंग, आग्रह करते हुए, सिटीजन्स, नागरिकों से, टू अंडर पे, कि वो कम पैसे दे, किसको, मुस्लिम रिक्शा पुलर्स को, सो दैट, ताकि, दे सफर, वे परेशान हो, एंड लीव आसाम, और आसाम को छोड़ के चले जाएं। अब समझ में आ गया ना इकोनॉमिक परसिक्यूशन। अगेन देखो मुझे बार बार कहना पड़ रहा है, इजी लेवल नहीं है, हाई लेवल है। माइंड वैसा चाहिए, हिंदी वैसी चाहिए। बेसिक हिंदी से अगर आप कोशिश करोगे पढ़ने की, नहीं पढ़ सकते, ठीक है। आप लोगों के कमेंट जब मैं देखता हूँ, आप कहते हो आप हिंदी एडवांस बहुत हाई बोलते हो। अगर अरे हम लोग हाई लेवल पे हैं, हमें हिंदी वैसी यूज करनी पड़ेगी, नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा आपको। बेसिक हिंदी से नहीं समझ सकते हो, और अगर ऐसा कोशिश कर रहे हो ना, तो आपका एग्जाम कभी क्रैक ही नहीं होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। कंपटीशन हाई है, आपको अच्छा लेवल बनाना पड़ेगा। एनीवेज आगे देखते हैं। ही हैज अक्यूज्ड द कम्युनिटी, तो ये ही यूज किया गया, प्रोनाउन है, यूज किया गया है सीएम के लिए। तो इन्होंने दोष लगाया है कम्युनिटी पर, ऑफ किस चीज का, फर्टिलाइजर जिहाद का। जैसे लव जिहाद है, ठीक है, थूक जिहाद, जो भी चलते हैं ऐसी फर्टिलाइजर जिहाद। तो ये रेटरिक है, ठीक है, बयानबाजी है भड़काऊ, कि ये फर्टिलाइजर जिहाद कर रहे हैं। तो इस चीज का इन्होंने आरोप लगाया है। ब्लेम्ड देम, और उन पर दोष लगाया है, फॉर अर्बन फ्लड्स का, मतलब जो शहरी बाढ़ है, शहरी बाढ़ मतलब पॉपुलेशन से यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई बाढ़ ही आ गई है लोगों की, तो अर्बन फ्लड्स, तो इस चीज का इन्होंने ब्लेम किया है। एंड कॉइंड अ लेक्सिकन, और एक शब्दावली गढ़ी है। यहाँ पर लेक्सिकन नॉर्मल वर्ड है, नॉर्मल पता नहीं आपके लिए है कि नहीं, वोकैबलरी को बोलते हैं, शब्दावली को बोलते हैं लेक्सिकन। आइल्स अगर आपने किया होगा तो वहाँ पे ये नॉर्मल यूज होता है। और कॉइन अ लेक्सिकन का मतलब हो गया क्रिएट करना, एक शब्दावली क्रिएट करना, गढ़ना। तो इन्होंने गढ़ा है, मतलब इस व्यक्ति ने, सीएम ने गढ़ा है एक शब्दावली। कैसी शब्दावली है? ऑफ मैन्युफैक्चर्ड हेट्रेड, मतलब जो मनगढ़ंत जो नफरत है, इसकी शब्दावली गढ़ी है। मतलब इन शॉर्ट कहें तो नफरत वाले शब्द इन्होंने, इसने पैदा किया है। फिर लिखा है ऑल ऑफ इट, यह सब, मतलब जो ये सारा ऊपर जो इन्होंने कहा है कि भाई ये कम्युनिटी फर्टिलाइजर जिहाद कर रही है, अर्बन फ्लड के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, और ये हेट्रेड जो भी ऐसे शब्द हैं मनगढ़ंत, तो इसकी शब्दावली इस व्यक्ति ने वो कही। तो ये सारी चीजें जो है कह रहे हैं ऑल ऑफ इट इन परस्यूट ऑफ। यहाँ पे हमारा एक फ्रेज यूज हुआ, इन परस्यूट ऑफ, इसका मतलब होता है के पीछे, या फिर के उद्देश्य से, की खोज में आप किसी चीज का पीछा कर रहे हैं, तो इन परस्यूट ऑफ। तो यह सब है किस चीज को पूरा करने के लिए, वट, जिसे, LH
मैंकेन जो भी लिखा है, तो वंस डिस्क्राइब, तो ये व्यक्ति जो है, तो जिसे इसने कभी डिस्क्राइब किया था एज, किस रूप में, द सिनिकल आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का निंदनीय कला, ठीक है, या कहो राजनीति की निंदनीय कला, मतलब एक राजनीति का एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी कला है जिसमें जो निंदनीय तो है, आप उसकी निंदा तो करेंगे लेकिन आपको करनी पड़ती है, तो ऐसा बताया था H.L. मैनकेन ने, ठीक है। तो ये जो सारी चीज है, तो कह रहे हैं ऑल ऑफ इट, ये सब किस चीज के उद्देश्य से कर रहे हैं, कह रहे हैं इन परस्यूट ऑफ, जो कि इन्होंने कहा था कभी कि ये राजनीति का एक सिनिकल आर्ट है, निंदनीय, निराशाजनक, ठीक है। टू कीप द पॉपुलेस अलार्म्ड, जो पॉपुलेस है मतलब जो जनसंख्या है, लोग हैं, तो उनको अलार्म्ड रखने के लिए। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, ये सारे चीजें क्यों कर रहे हैं सीएम, ताकि लोग जो है वो अलार्म्ड रहे, वो चौकन्ना रहे, सतर्क रहे। बाय मिनेसिंग इट, तो इसे खतरा बताकर, मिनेस मतलब खतरा या धमकी देते हुए, तो बाय मिनेसिंग इट, इसे खतरा बताकर, कैसा खतरा, विद एन एंडलेस सीरीज ऑफ हॉबगॉब्लिन्स। यहाँ पे समझो, हॉबगॉब्लिन्स मतलब हो जाते हैं राक्षस, ये भी आपको मैं दिखाते हुए चलता हूँ वर्ड मीनिंग। तो ये वर्ड आया था हमारा डेमागोग, वैसे मैंने बता दिया था, जनतावादी नेता या लोकप्रिय भावनाओं को गलत तरीके से उपयोग करने वाले नेता, और भीड़ को उकसाने वाला व्यक्ति, ये तो पढ़ लेंगे आप। फिर ये मैंने आपको डिस्कोर्स भी बताया था, संवाद या विचार विमर्श। नेक्स्ट है परसिक्यूशन, ये भी अभी बताया था, जो आया था ना, इकोनॉमिक परसिक्यूशन, आर्थिक उत्पीड़न, तो ये आप पढ़ सकते हैं इसको भी। नेक्स्ट वर्ड देखो आ गया लेक्सिकन, मतलब क्या था, शब्दावली, शब्दकोश, डिक्शनरी कह सकते हो, कंपेंडियम भी बोल सकते हो। फिर ये आ गया हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज, इन परस्यूट ऑफ, क्या मतलब था अभी बताया, कि खोज में, के पीछे, या किसी चीज के उद्देश्य से, तो प्राप्ति या लाभ के प्रयास करते हुए, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। और अब आता है हमारा वो वाला वर्ड सिनिकल। सिनिकल क्या होता है, संदेहपूर्ण या निराशावादी। ये वर्ड अच्छा है, इसको याद करना चाहिए, मतलब ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बस यही सोचता है कि भाई हर कोई ना स्वार्थी है, हर कोई अपने लिए ही करता रहता है, तो ऐसा सोचने वाला व्यक्ति सिनिकल बोला गया है। और संदेहपूर्ण, इसको डाउट होता है, स्केप्टिकल होता है ये, और निराशावादी होता है, लोगों के इरादों और ईमानदारी पर शक करने वाला, ये आप पढ़ लेना। तो जो सोचता है कि लोग अक्सर सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, तो इसी को बोला है सिनिकल। और एक और वर्ड है, तो हॉबगॉब्लिन मतलब होता है भूत या प्राणी, भयानक काल्पनिक डर, छोटा डरावनी राक्षस। अब पढ़ो इसको, हॉबगॉब्लिन हम ले लेते हैं छोटा राक्षस, एंडलेस सीरीज मतलब अंतहीन श्रृंखला, तो कह रहे हैं ये जो छोटे राक्षस है या छोटे डरावनी जो भी ये बोगीमैन है, तो इनकी जो अंतहीन श्रृंखला है, तो इसके साथ धमकी देकर या खतरा पैदा करके, ठीक है, तो ऐसा फिर वो लोगों को अलार्म रखने की कोशिश करते हैं। तो ये पॉलिटिक्स की सिनिकल आर्ट है, जो कि डिस्क्राइब किसने किया था, इस व्यक्ति ने। अब पूरी हिंदी निकालो। ही हैज अक्यूज्ड, उसने दोष लगाया है कम्युनिटी पर फर्टिलाइजर जिहाद का, और इसने दोष दिया है अर्बन फ्लड्स का उन्हें, कि भाई इन्होंने शहरी पॉपुलेशन बढ़ा दी है। और इसने एक शब्दावली गढ़ी है इसकी, मनगढ़ंत नफरत की। कह रहे हैं ये सब जो जितना भी ये कह रहे हैं, तो ये किस लिए कर रहे हैं, कह रहे हैं जो इस व्यक्ति ने कभी वर्णन किया था कि राजनीति का एक निंदनीय कला है, लोगों को अलार्म रखने के लिए, और किस तरह से खतरा पैदा करके, किस चीज का, हॉबगॉब्लिन्स का, ये जो हॉबगॉब्लिन्स की एंडलेस सीरीज है इसके साथ। कह रहे हैं ऑल ऑफ देम, ये सब क्या है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है। तो इसके बाद अब हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं पढ़ेंगे, यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है। इन द सीपीआई पिटिशन, तो ये कुछ होगा, तो इनकी जो याचिका है फाइल्ड, जो फाइल की गई इन द सुप्रीम कोर्ट में, तो इस याचिका में, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन भी डाल सकते थे, भी कौन सी याचिका, कह रहे हैं विच वॉज फाइल्ड, जो फाइल की गई, दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में। तो इसमें मिस्टर शर्मा स्टेटमेंट्स, मिस्टर शर्मा के जो बयान है, हैव बीन डॉक्यूमेंटेड, तो इनको दस्तावेज के रूप में मतलब वहाँ दिया गया है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। हैव बीन डॉक्यूमेंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डॉक्यूमेंट बनाकर प्रस्तुत करना, तो डॉक्यूमेंटेड आ गया, ठीक है।
तो पैसिव वॉइस पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट। तो मिस्टर शर्मा के बयानों को डॉक्यूमेंट के रूप में मतलब वहाँ पे दिया है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? कह रहे नोट ये बट ये, कि भाई जो ये बयानबाजी है ये आइसोलेटेड पॉलिटिकल रेट्रिक नहीं है। आइसोलेटेड मतलब कि केवल मतलब अकेला राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, सिर्फ ये पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं है अकेली, कह रहे बल्कि एक सस्टेन्ड मतलब टिकाऊ या निरंतर पैटर्न है, एक पैटर्न है। कैसा पैटर्न है? ऑफ कम्युनल टारगेटिंग का, मतलब जो सांप्रदायिक रूप से टारगेट करना है, निशाना बनाना है, तो उसका एक टिकाऊ पैटर्न है ये। क्या चीज? ये जो स्टेटमेंट दे रहा है। अब आपको समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट था ये नॉट और ये बट। जिसको ये चीज समझ में नहीं आई होती तो वो मतलब ही नहीं निकाल सकता है। तो ये मिस्टर शर्मा के बयान डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट के रूप में पेश किए गए हैं, वहाँ दर्ज किए गए हैं, दाखिल किए गए हैं, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? कि भाई ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं है, बल्कि ये तो एक निरंतर एक पैटर्न है। किसका? ये जो सांप्रदायिक तौर पे निशाना बनाने का। कह रहे हैं दैट जो ये पैटर्न कैसा है? कह रहे हैं दैट इज पॉलिटिकली डिस्टेस्टफुल, जो कि राजनीतिक तौर पर कैसा है? आलोचनात्मक है, डिस्टेस्टफुल है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनली और संवैधानिक रूप से क्या है? अनलॉफुल है, गैर कानूनी है। तो पहला आ गया डिस्टेस्टफुल, नाम से वैसे पता चल रहा है निंदनीय, जिसके आप जो आपको पसंद ना हो, और पॉलिटिकली राजनीतिक तौर पे। कॉन्स्टिट्यूशनली एडवर्ब है, संवैधानिक रूप से। अनलॉफुल गैर कानूनी, अवैध। ठीक है, अब एक लास्ट सेंटेंस पढ़ लेते हैं, नहीं तो बहुत लंबी ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है। एज द पिटिशन राइटली आर्ग्यूज, एज मतलब जैसे कि, याचिका आर्ग्यूज तर्क देती है। आर्ग्यू मैंने कई बार बताया, पॉलिटिक्स या जो ये याचिकाएं होती है इनमें आर्ग्यू का मतलब होता है तर्क देना, राइटली मतलब सही से। तो जैसे कि याचिका एक सही तौर पे तर्क देती है, तो इसके अकॉर्डिंग हिज स्टेटमेंट्स डिजर्व स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी उनकी जो बयान है वो डिजर्व करते हैं जांच को भी, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए उनके बयानों की। फ्रॉम टू लेंसेज, दो दृष्टिकोणों से। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। और मेरी बात याद रखना, जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है ना, सबसे पहले वो रूल्स पे काम करे। जैसे मैं ये आपको बता रहा था, इंडेफिनिट टेंस, रिलेटिव प्रोनाउन, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, ये सारे रूल्स आपको करने होते हैं। मैंने अपने कोर्स में लगभग 324 वीडियोस जो हैं स्टेप बाय स्टेप, इनमें सारे ग्रामर के रूल्स ही कवर करें। वीडियो 324 है, लेकिन इनमें लगभग 500 के आसपास या 400 या 450 के आसपास रूल्स होंगे। जब ये हो जाते हैं ना, तब मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि अब आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है। मैं उनको कभी न्यूज़पेपर पढ़ने को बोलता ही नहीं हूँ, पहले उनको स्पीकिंग करनी होती है, ताकि ये जो रूल सीखे होते हैं वो बहुत पक्के हो जाएं, और स्पीकिंग करते करते एक अच्छे लेवल का वोकैबुलरी बन जाता है। जब स्पीकिंग आपको आने लगती है ना, तब आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप रूल सीख के सीधा न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, आपका स्पीकिंग बिगड़ जाएगा। याद रखना मेरी बात, न्यूज़पेपर मत पढ़ना, आपका स्पीकिंग बिगड़ जाएगा। स्पीकिंग सीखने के बाद एक लेवल की, तब आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करना। जब न्यूज़पेपर आपको आने लगे ना, तब जाके एडिटोरियल पढ़ना शुरू करना। ये फॉलो करोगे, फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, बाकी जिसे इंग्लिश सीखना है तो आप मेरा लाइफ टाइम कोर्स डेफिनेटली ज्वाइन करें, बहुत आपको बेनिफिट मिलने वाला है फ्यूचर में। बाकी आपकी मर्जी। ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में।